हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीजीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये इसका 40वां वीडियो है जिसमें कि लगातार टॉपिक वाइज ये सीरीज चल रही है। और इस वीडियो में अगले 25 क्वेश्चंस में कवर करूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, पटवारी, जेल प्रहरी और अन्य सभी पीवी के द्वारा कंडक्ट जितने भी एग्जाम होते हैं की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी विद्यार्थी मेरी इस वीडियो को आखिरी तक देखें और वीडियो को लाइक भी करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करें अधिक से अधिक, जिससे कि वो सारे विद्यार्थी जो कि एमपीजीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर उसको पढ़ना चाहते हैं, तो वो सारे विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को देख पाएँ। तो लगातार मेरी इस सीरीज से बने रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे, ऑल का रेडियो बटन क्लिक करने के बाद आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है। देन यू विल गेट ऑल वीडियोज़ नोटिफिकेशंस। जो भी मैं अपलोड करूँगा सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 40th वीडियो जो कि मध्य प्रदेश जीके का टॉपिक वाइज है। और इस सीरीज में जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ 10,000 क्वेश्चंस की ये सीरीज रहेगी और लगातार चलेगी। तो टिल एंड तक जब तक ये सीरीज चल रहा है मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे हर वीडियो का हर अंक आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 40th वीडियो। ये आ गया पहला प्रश्न आपके सामने। मध्य प्रदेश किस तिलहन उत्पादन में सबसे ज्यादा महत्व रखता है? सबसे अधिक महत्व कौन सा तिलहन का उत्पादन है जिसमें कि मध्य प्रदेश का महत्व है? अलसी, सोयाबीन, सरसों या फिर मूंगफली? तो इसका जो सही विकल्प वो क्या है? तो वो है सोयाबीन। सोयाबीन जो तिलहन है वो सबसे ज्यादा पैदावार मध्य प्रदेश में होती है। 60% से ज्यादा पूरे भारतवर्ष में जितनी भी फसल होती है 60% फसल मध्य प्रदेश में होती है। और मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, सोया प्रदेश या सोया स्टेट के नाम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका जो सही विकल्प है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे पहले जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ये कृषि शुरू की गई थी और इसकी शुरुआत हुई थी 2001 और 2002 में। ठीक है, सर्वप्रथम मध्य प्रदेश से ही इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, शहद के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सबसे अधिक शहद का उत्पादन कौन सा जिला करता है? दतिया, भोपाल, सतना या फिर मुरैना? तो इसका जो सही विकल्प है वो है मुरैना। मुरैना जो है वो सबसे अधिक उत्पादन यहाँ पर शहद का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज का? इनमें से कोई नहीं, गन्ना, तिलहन या फिर चावल? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है तिलहन। तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक यानी कि जो तिलहन वाली फसल होती हैं, चाहे वो मूंगफली हो, अपनी सरसों हो या फिर सोयाबीन, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा तो सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है मूंगफली का। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है तिलहन का। ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश से जीआई टैग पाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा चावल विचाराधीन है? चंपा, कामनी, बासमती या फिर सोना मसूरी? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है बासमती। बासमती विचाराधीन है और ये विचाराधीन 2016 से है। ठीक है, 2016 में, ठीक है ना, जीआई टैग के लिए ये एक विचाराधीन किया गया है मध्य प्रदेश में बासमती चावल। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध मुर्गी की फसल है, नस्ल है, सॉरी। कड़कनाथ, स्वार्थना, आयाम सेमानी या फिर वनराज? तो मुर्गी की कौन सी जो नस्ल है जो कि मध्य प्रदेश की प्रमुख है वो है कड़कनाथ। आपने देखा होगा कड़कनाथ के बारे में मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रचार है और कड़कनाथ को मुर्गी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस्लों के रूप में जाना जाता है। और मध्य प्रदेश के ये पश्चिमी क्षेत्र में, ये जरूर ध्यान रखिएगा, पश्चिमी जो क्षेत्र है कौन सा? अलीराजपुर और झाबुआ। अलीराजपुर और झाबुआ और साथ में धार, ये जो तीनों जिले हैं, इन तीनों जिलों में बहुत ज्यादा खासकर ये कड़कनाथ प्रजाति पाई जाती है मुर्गे की। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा मिर्ची का सबसे बड़ा उत्पादक है? भोपाल, ग्वालियर, खरगोन या फिर विदिशा?
तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है, तो वो है खरगोन। खरगोन में सबसे अधिक मिर्ची होती है अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए, और ये इसका जो मिर्ची के उत्पादन में स्थान है वो दूसरा स्थान है, ठीक है ना। पूरे भारत में देखा जाए तो दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे जो आता है वो आता है आंध्र प्रदेश का जो राज्य है, आंध्र प्रदेश का राज्य, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश का गुंटूर, जो गुंटूर है, गुंटूर, वो गुंटूर जिले में सबसे अधिक मिर्ची की पैदावार होती है। तो पहले नंबर पर गुंटूर आता है और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का खरगोन आता है, यहाँ पे कि मिर्च सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है, ठीक है। इसके अलावा कपास भी होती है यहाँ पर, ठीक है ना, कपास की भी उत्पादन यहाँ पर सबसे अधिक कपास मध्य प्रदेश में देखा जाए तो खरगोन और खंडवा में सबसे अधिक कपास की पैदावार की जाती है, ठीक है। तो ये भी क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला स्थित है। तो इसका सही विकल्प कौन सा है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर भिंड। तो कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, तो इसका सा भिंड, जो भिंड है, भिंड जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला है, ठीक है ना। मट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसको चेक करने के लिए ये प्रयोगशाला होती है कि मट्टी में कौन से उर्वरक की कमी है, तो उसको चेक यहाँ पर करके बाकी के जो भी मिनरल्स हैं उसमें मिक्स करके उसको उर्वरक बनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है। कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करना, किसान की खेती की सुरक्षा करना, या शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना, या किसानों के उत्पादों को वो बाजार तक ले जाना। तो इसका जो सही विकल्प है वो है शासकीय योजनाओं के बारे में सही जानकारी प्रसारित करना का कार्य है किसान मित्र का, ठीक है ना। ये कार्यक्रम है जो मध्य प्रदेश में अक्सर आयोजित किया जाता है, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और इसके साथ में आपको अनअकैडमी और भी बहुत कुछ देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। नाउ प्रतीक जैन एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, जो कि है एमपी के बेस्ट फैकल्टी, टॉप एक्स फैकल्टी ऑफ आकार आईएएस एकेडमी, जो कि आपको कंप्लीट कवरेज देने वाले हैं पूरा मध्य प्रदेश के कोर्सेज का। और ये इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 11 फरवरी 2021 से। यहाँ पे आपको मिलने वाला है कंप्लीट डाउट रेजोल्यूशंस, लाइव क्लासेस, क्विजेस और पीडीएफ नोट्स भी। क्या आप प्रीलिम्स 2020 क्रैक करने के लिए रेडी हैं? तो अभी एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में, जहां टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शंस। ये चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी से, 6 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी। तो ये पूरी के पूरे टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं, तो अभी ज्वाइन कीजिए इस चैंपियनशिप को। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस चैंपियनशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लेके आया है अचीवर बैच, जो कि है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्रिंट कोर्स थ्रू टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट, जो कि है हिंदी मीडियम में। ज्वाइन करें इस बैच कोर्स को और पाएं एमपीपीएससी का संपूर्ण मार्गदर्शन। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 11 फरवरी से। इसका पहला सेशन जो कि 10 बजे से लेके 11 बजे तक होता है, दूसरा सेशन 5 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक होता है, और तीसरा सेशन उसके बाद में 7 बजे से लेके 8 बजे तक चलता है। इसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेशन से पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ में 60 मिनट की कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस विद एमसीक्यू टेस्ट फॉलोड बाय द डिटेल डिस्कशंस of the test, complete coverage of MPPSC prelims syllabus with PDF notes after each classes। आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, 60 days लाइव क्रैश कोर्सेस, रिकॉर्डेड बैचेस, PDF रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लासेस, बेस्ट एजुकेटर्स फॉर योर गाइडेंस, साथ ही साथ में लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस भी हैं, साथ में लाइव डाउट क्लियरिंग भी है,
और 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं, और 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं प्लस बैचेस में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल MPPSC व्यापम सिलेक्ट करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे बैच कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% instant discount on available fees valid till 28th February. Post that will get only 5% discount. तो देरी किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और MPPSC और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर होल्डिंग्स एक्ट पर उच्चतम सीमा को अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? 1940, 1950, 1960 या 1970? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है 1960। दिस इज द करेक्ट आंसर। 1960 में एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट की उच्चतम सीमा यहाँ पर अधिनियमित की गई थी और इसमें उच्चतम सीमा जो थी वो ये थी कि इसमें एक व्यक्ति 30 एकड़ तक भूमि रख सकता है, मतलब परिवार में, तथा परिवार के नाम पर संयुक्त भूमि 54 एकड़ के आसपास की हो सकती है। ठीक है ना, और एक व्यक्ति के पास में 30 एकड़। ठीक है, और इसमें इसके बाद में लगातार संशोधन हो चुके हैं। ठीक है ना, लगातार संशोधन भी इसमें किए गए हैं। तो ये शुरुआत की गई थी इसको 1960 में। ठीक है ना, क्या नाम था इसका? एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट, जो मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। बागवानी, पशुपालन, डेयरी, SC/ST कल्याण, वन आदि के मंत्री किसमें शामिल होते हैं? कृषि के लिए मंत्री पद की परिषद में, मंत्रियों की परिषद में, या कृषि मंत्रालय, कृषि उत्पाद विपणन परिषद, या फिर कृषि कैबिनेट? इसका सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है ये कृषि कैबिनेट कहलाता है। ठीक है ना, इसमें ये शामिल होते हैं। अगला प्रश्न आ गया। मध्य प्रदेश में पड़त भूमि का कृषिकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? पड़त भूमि कृषिकरण अधिनियम, ठीक है ना, कब अधिनियमित किया गया था? 1996, 1987, 1965 या 1946? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है 1996 में पड़त भूमि कृषिकरण अधिनियम, ठीक है ना, ये अधिनियमित किया गया था। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है? भोपाल, उज्जैन, जबलपुर या खरगोन? ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं पिछले प्रश्नों में। तो इसका जो सही विकल्प है वो है खरगोन। खरगोन के बाद में खंडवा। ये दोनों ही जिले ऐसे हैं, ये पश्चिमी निमाड़ है और ये पूर्वी निमाड़, एक दूसरे से लगा हुआ है ये, और इसमें सबसे अधिक कपास की खेती होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? चंबल, नर्मदा, कैन या फिर बेतवा? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख नदियों में से एक है। 3 प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? एक तो नर्मदा है ये, दूसरी है ताप्ती और तीसरी है छोटी नदी माही नदी है। ठीक है ना, ये 3 नदियां जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और यही नदी है जो कि अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। ये कई बार बता चुका हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। सरस्वती और खान किसकी सहायक नदी है? यमुना, नर्मदा, क्षिप्रा या फिर चंबल? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी की ये दोनों सहायक नदियां हैं। ये रिवीजन हो रहा है आपका, सरस्वती और खान नदी। ठीक है ना, ये दोनों नदियां जो हैं क्षिप्रा की सहायक नदी हैं। और ये क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? ये इंदौर में काकड़ी बरड़ी से इसका उद्गम है। ठीक है ना, और इसके अलावा एक नदी और है सरस्वती क्षिप्रा की, वो है गंभीर नदी। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। गंभीर नदी भी क्षिप्रा की सहायक नदी है और क्षिप्रा नदी के तट पर ही सिंहस्थ मेला लगता है। जो सिंहस्थ मेला है इसका जो आयोजन होता है हर 12 वर्ष में,
वो यहीं पर आयोजित किया जाता है। पिछला मेला 2016 का जो सिंहस्थ मेला है, सिंहस्थ कुंभ, वो यहीं पर आयोजित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, महेश्वर महेश्वती निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती, नर्मदा, चंबल या फिर बेतवा? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है नर्मदा। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है महेश्वरी या महेश्वर या फिर माहिष्मती। ठीक है ना, और ये किस जिले में है? ये है खरगोन में, खरगोन जिले में है। और माहिष्मती अवंती की दूसरी शाखा थी। जो अवंती थी ना, अवंती, और अवंती कहाँ पर है? ये उज्जैन में है। ठीक है ना, उज्जैन में स्थित थी ये। उज्जैन का नाम अवंती था पहले। इसी तरीके से महेश्वर का पुराना नाम माहिष्मती था। और ये दोनों अवंती और उज्जैनी, ये जो महाजनपद काल की दो शाखाएं थी, जो कि उत्तरी और दक्षिणी शाखा कहलाती थी। उत्तरी शाखा अवंती, दक्षिणी शाखा माहिष्मती कहलाती थी। और मध्य प्रदेश में महाजनपद काल में दो महाजनपद थे, वो थे अवंती और चेदीराज। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। और ये जो है महेश्वर, ये नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किन राज्यों में होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, या फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका द सही विकल्प है। रिवीजन के माध्यम से मैं आपको ये पूरा बता रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है, जो कि इंदौर से है। फिर ये राजस्थान जाती है, ठीक है ना, सेकंड में। फिर आखिरी में ये उत्तर प्रदेश में हमीरपुर पर, ठीक है ना, हमीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, वहां पर यमुना में जाके, ठीक है ना, यमुना नदी है, उसमें जाके ये मिल जाती है। तो चंबल नदी यमुना की द्रोणी है। ठीक है ना, यमुना की द्रोणी के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, शिवपुरी किस नदी के तट पर है? सिंध नदी, नर्मदा नदी, टोंस नदी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है सिंध नदी। सिंध नदी के तट पर स्थित है शिवपुरी। और सिंध नदी का उद्गम कहाँ से है? ये विदिशा की सिरोंज, जो सिरोंज तहसील है, वहां से सिंध नदी निकली है। ठीक है ना, दो नदियां हैं मध्य प्रदेश में जो कंफ्यूज करती हैं, एक सिंध नदी और एक है काली सिंध नदी। ठीक है ना, क्वेश्चन में काफी कुछ कंफ्यूजन होता है। जब कोई परीक्षार्थी पहली बार पढ़ता है तो उसे याद नहीं हो पाता, इसलिए इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। काली सिंध नदी का उद्गम देवास से है। ठीक है ना, देवास की बागली गांव से है। ठीक है ना, बागली गांव से है ये। और ये जो नदी है, ये चंबल की सहायक नदी है, चंबल में जाके मिलती है ये। ठीक है ना, लेकिन ये सिंध नदी जो है, ये बेतवा, बेतवा में जाके मिल जाती है। और ये यमुना, ठीक है ना, यमुना की द्रोणी कहलाती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, नर्मदा के निकट निम्न में से कौन से शहर स्थित हैं? ओमकारेश्वर, जबलपुर, झाबुआ, उपरोक्त सभी? तो इसका सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है उपरोक्त सभी। ऊपर दिए हुए सारे विकल्प सही हैं, सभी शहर नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, ओमकारेश्वर कहाँ पर है? ये खंडवा में है। ठीक है ना, खंडवा का पवित्र स्थान, यहाँ पे कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग खंडवा में ही है, ओमकारेश्वर में। और एक और कहाँ है? मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। एक कहाँ पर है? वो उज्जैन में है, महाकालेश्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था? 1980, 1982, 1984 या 1985? तो इसमें से सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है 1982 में नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास किया गया था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आ गया 21वां, गंगा की द्रोणी किस ओर नहीं बहती हैं? मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर या छिंदवाड़ा? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा की ओर गंगा की द्रोणियां नहीं बहती हैं। देखिए, मंदसौर, उज्जैन और शाजापुर, यहाँ ये तीनों नदियां, तीनों जिलों में गंगा की द्रोणी बहती हैं। कौन कौन सी गंगा की द्रोणी? देखिए, मंदसौर से जो बहती है वो चंबल बहती है, जो कि गंगा की द्रोणी है। उज्जैन से कौन सी बहती है? उज्जैन से अपनी क्षिप्रा नदी जो है, ठीक है ना, क्षिप्रा नदी जो बहती है वो उज्जैन से बहती है। शाजापुर से कौन सी नदी बहती है? शाजापुर से पार्वती नदी। ठीक है ना, तो ये सारी नदियां जो हैं, ये गंगा की द्रोणी कहलाती हैं। पहले तो ये यमुना में जाके मिलती हैं सारी नदियां, ठीक है ना, यमुना की नदी है ये।
यानी कि क्षिप्रा और पार्वती ये चंबल में जाके मिल जाती है और चंबल यमुना में जाके मिल जाती है और यमुना गंगा में जाके मिल जाती है, इसलिए ये गंगा की द्रोणी कहलाती है। तो गंगा की द्रोणियां मंदसौर से, उज्जैन से और सागर से, शाजापुर से निकलती है, लेकिन छिंदवाड़ा से नहीं निकलती। छिंदवाड़ा से जो निकलती है वो सीधे के सीधे नीचे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। महानदी अपनी वैनगंगा नदी हुई, ठीक है ना, जो कि गोदावरी में जाके मिक्स हो जाती है। वैनगंगा नदी और अपनी अन्य जो नदियां हैं जैसे कि सहायक नदियां जो हैं वो नदियां छिंदवाड़ा में रहती हैं, लेकिन ये गंगा की द्रोणी नहीं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये दिस इज द करेक्ट फैक्ट। ओके, अगला प्रश्न आ गया, कछुआ की दुर्लभ प्रजाति कौन सी नदी में पाई जाती है? चंबल, सोन, जामनी या कुंवारी नदी? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है सोन नदी। सोन नदी में पाई जाती है कछुए की दुर्लभ प्रजाति। ठीक है ना, सोन नदी का उद्गम कहाँ से है? ये अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर जिले से। ठीक है ना, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है और 2:1:1 का यहाँ पर संयुक्त परियोजना चलती है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की। 2 भाग मध्य प्रदेश को मिलता है, बाकी एक भाग यूपी और बिहार को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, चंबल, जावनी, कंवर इस नदी की द्रोणी का हिस्सा है। कौन सी नदी की द्रोणी का हिस्सा है? गंगा, नर्मदा, यमुना या फिर चंबल? तो इसका जो सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है गंगा। गंगा की द्रोणी का हिस्सा है ये पूरी की पूरी नदियां, चंबल हुई, जामनी हुई और कंवर नदी हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, कुंवारी क्या है? सिंधु की सहायक नदी, बेतवा की सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी या फिर ग्वालियर में निर्मित एक नहर? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो यह है सिंधु की सहायक नदी। कुंवारी क्या है? एक नदी है ये, लेकिन ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है शिवपुरी के पठार से, शिवपुरी का पठार। ठीक है ना, वहां से इसका उद्गम है और यहाँ से 2 नदियां निकलती हैं। एक नदी जो पूर्व की तरफ जाती है और एक नदी पश्चिम की तरफ जाती है। जो पश्चिम की तरफ जाती है वो कूनो नदी है। ठीक है ना, कूनो नदी। और जो पूरब की तरफ जाती है वो कुंवारी नदी है। ठीक है, और कुंवारी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना, और सिंधु नदी जो कि बेतवा में जाके और आगे चंबल में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो और ये कहाँ पर मिलती है? भिंड में जाके। ठीक है ना, भिंड में जाकर ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 25वां और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। नदियां तथा उनके उद्गम स्थल के आधार पर सही जोड़े को पहचानना है इसमें। ठीक है ना, गंगा, पटना, गोदावरी, बस्तर, नर्मदा, अमरकंटक और महानदी अरावली। तो इसका सही विकल्प कौन सा है उद्गम स्थल के आधार पर? तो वो सही जो है वो नर्मदा, अमरकंटक, ये विकल्प बिल्कुल सही है। बाकी ये सब गलत है। नर्मदा का और गंगा का जो उद्गम है वो कहाँ से है? वो गंगोत्री, गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहां से इसका उद्गम है। गोदावरी का उद्गम कहाँ से है? ये त्रंबकेश्वर, नासिक में। नासिक में जो त्रंबकेश्वर है वहां से इसका उद्गम है। इसी तरीके से महानदी का उद्गम कहाँ से है? ये छत्तीसगढ़ की नदी है और ये रायपुर, ठीक है ना, रायपुर में इसका उद्गम है। रायपुर से जाके निकलती है ये। तो क्लियर हो गया ये। तो ये सारे फैक्ट थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, और गंगा नदी ये भी बंगाल की खाड़ी में, और गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में। तो ये तीनों नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, लेकिन अमरकंटक जो है, ये नर्मदा नदी जो है, ये अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है ना, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन ये सीधी दक्षिण की ओर प्रवाह वाली नदियां हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस जो कि मैंने इस वीडियो में बनाए। वीडियो कैसा लगे, आपके कमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने भी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ उनमें समय आप जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं टिल एंड तक, वो कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो कि एमपीजीके की तैयारी कर रहे हैं देख पाएँ और एमपीजीके का अध्ययन मेरे इन वीडियो के माध्यम से कर पाएँ। क्योंकि डीप एनालिसिस चल रहा है, हर नदी, हर क्षेत्र के बारे में मैं इसमें जानकारी देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और कहीं पे भी कोई भी फैक्ट में कोई भी अगर डाउट लगता है तो यू कैन आस्क बाय द कमेंट। ठीक है, और लगातार मेरी इस सीरीज से बने रहिए। मेरा चैनल ऑल नोटिफिकेशन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल का रेडियो बटन क्लिक करने के बाद ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।